वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। पीआईएल का ये लेक्चर है और आज हम बात करेंगे स्कोप, नेचर और ऑब्जेक्ट की, पीआईएल की। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम से साफ है कि पब्लिक का इंटरेस्ट जिन मैटर्स के अंदर है या हो सकता है उसके रिगार्डिंग हम लिटिगेशंस को लाते हैं। पीआईएल रिट ही होती है, ये बात हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर कवर कर ली थी। पीआईएल अलग से कुछ नहीं होता है। पीआईएल जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32 या 226 के तहत जाते हैं। तो 32 और 226 के अंदर रिट्स की बात की गई है, तो पीआईएल जो है वो एक रिट ही होती है, क्योंकि पीआईएल भी डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है और जो भी मैटर डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो रिट्स में ही जाते हैं। इसलिए पीआईएल एक तरह की रिट ही होती है। जनरली ये मैंडामस होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्कोप, नेचर और ऑब्जेक्ट की। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हमने लेक्चर में कवर किया था मीनिंग, उसका ओरिजिन। अगर वो समझ में आ गया है तो ऑब्जेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बड़ा इजी है और मैंने इसको इनडायरेक्टली वहां पर कवर कर भी लिया था, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में हिंट दे देता हूं कि ऑब्जेक्ट इसका पीआईएल का पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। दूसरा इंटरेस्ट इसका, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका वो है जस्टिस को सोसाइटी में हर तरफ पहुंचाना है। होता क्या है कि मेरा कोई इश्यू है जो मैं कोर्ट में ले जाना चाहता हूं, मेरे पास वकील अपॉइंट करने के लिए पैसा है, मेरे पास इतना टाइम भी है, सब कुछ है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस लड़ूंगा, जीतूंगा हारूंगा वो बात की बात है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन यहीं पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मैं सोशली बैकवर्ड हूं, या मुझे पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स ऐसे हैं, या मैं वकील अपॉइंट नहीं कर सकता, मैं कोर्ट फीस नहीं दे सकता, या मेरे जो राइट्स हैं वो ऐसे हैं जो पब्लिक नेचर के हैं, यानी सोसाइटी में और लोगों के भी हैं, लेकिन मैं सब लोगों का वेट कर रहा हूं कि क्या पता कोई वही चल जाए, जा कोई नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में उन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को भी न्याय मिल सके, लोग कोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं, तो क्या न्याय उनको नहीं मिल सकता? तो न्याय उनको मिल जाए, ये न्याय तक नहीं पहुंच पा रहे लेकिन न्याय उन तक पहुंच जाए, इसलिए पीआईएल का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। तो न्याय को लोगों तक पहुंचाना, सोसाइटी में हर तबके के व्यक्ति तक जो है न्याय पहुंचे, कोर्ट एक्सेस हो पाए, उनको न्याय की एक्सेस हो पाए, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रूल ऑफ लॉ को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करना सोसाइटी में, क्योंकि पीआईएल के जरिए हम ऐसे ऐसे मैटर्स को सोल्व करवा लेते हैं कि रियल मैनर में कानून जो बनाया गया है सिर्फ बना हुआ नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल में भी वर्क कर रहा है। इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पीआईएल जो है इसका ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सोशल लाइफ के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, हमारे पब्लिक राइट्स के लिए, ठीक है। सो इट्स ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लियर विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए इतना ही है, इनको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम में, और इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे पीआईएल के मैटर्स में नए नए एंगल से जजमेंट दिए जा रहे हैं, तो उससे हमारा जो पीआईएल का स्कोप है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। पीआईएल के हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो और ज़्यादा स्पेसिफिक क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें और अब की बात करें तो पीआईएल के ऑब्जेक्ट को हम और ज़्यादा क्लियर देख पा रहे हैं, और आज से 20 साल बाद की बात करें तो पीआईएल का ऑब्जेक्ट हम और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट हो गया, नेचर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्कोप पर आएंगे। पीआईएल के अंदर आप लोग ये देखिए कि पीआईएल के अंदर डायरेक्शन पास किए जाते हैं। जनरली हम स्टेट को पार्टी बनाते हैं उसके अंदर,
स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दैट इज आल्सो स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट को हम पार्टी बनाते हैं या किसी भी पब्लिक बॉडी को जिसकी पब्लिक ड्यूटीज हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि पब्लिक राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो पब्लिक ड्यूटीज फॉलो नहीं की जा रही होंगी, है ना, या पब्लिक ड्यूटीज प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की जा रही होंगी, तो उसको हम डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पिछले साल की, तो जयपुर के अंदर जयपुर की पुलिस डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को जो है पार्टी बनाया गया था इस मुद्दे के ऊपर कि जयपुर का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से उसको प्रॉपर्ली रेगुलराइज किया जाए, ठीक है ना। तो इसके बारे में पीआई लगाई गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पब्लिक ड्यूटीज बनती हैं उन ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो करवाने के लिए, या बिल्कुल नहीं हो रही है तो फॉलो करवाने के लिए हम जो है मैंडामो स्टेट लगाते हैं, लेकिन ये पब्लिक नेचर की है इसलिए पीआईएल कहलाएगी। ओके, तो इसका नेचर क्या है, यहां पर देखो जब जजमेंट आएगा तो क्या किसी के अगेंस्ट में आएगा या किसी के फेवर में आएगा। मतलब मान लीजिए कि मैंने पीआईएल लगाई और जजमेंट के अंदर जो मेरी प्रेयर्स थी वो सारी प्रेयर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, तो क्या मैं केस जीत गया। मैंने कहा क्या मैं केस जीत गया, भाई ये मेरा खुद का मैटर था नहीं, ये पब्लिक का मैटर था, बस मैं लेकर आ गया, तो मैं नहीं जीता हूं, पब्लिक जीती है। और क्या वो डिपार्टमेंट हार गया, यहां कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है। पीआईएल के अंदर सिर्फ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए डायरेक्शन पास किए जाते हैं, कुछ करने के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, या कुछ गलत हो रहा है तो उसको ना करने के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, किसी के अगेंस्ट में जजमेंट देने वाली कोई बात नहीं आती है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं दिलवा रहे हैं, हम यहाँ पे कोई फाइन नहीं भरवा रहे हैं, हम यहाँ पे किसी को जेल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि सिंपल डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कुछ करने ना करने के लिए। इसलिए इसका जो नेचर है वो है रेमेडियल, दिस इज ऑफ रेमेडियल नेचर। पीआई का नेचर क्या है, रेमेडियल नेचर है। ये सोशली, एजुकेशनली और अदर रीजन से जो बैकवर्ड लोग हैं, बाई कास्ट वो क्या है उससे मतलब नहीं है, बस वो किसी वजह से कोर्ट तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने के लिए हम पीआईएल ला रहे हैं। तो यहाँ किसी के अगेंस्ट में या फेवर में जजमेंट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये एक तरह से वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए दिया जा रहा है। दिस इज इन रेमेडियल नेचर, तो रेमेडियल नेचर है पीआईएल का, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ इसमें केसेस डाल देना तो हो जाएगा। अब आते हैं स्कोप के ऊपर, स्कोप ऑफ पीआईएल। देखिए स्कोप का मतलब ये होता है कि पीआईएल कहां कहां लग सकती है, कहां कहां फैली हुई है। अब यूं तो इसके ऊपर खूब सारे केसेस भी हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से लेक्चर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि लाइफ के ऊपर है या एनवायरनमेंट के ऊपर है, वो सब अलग अलग इश्यूज बनाए गए हैं। मैं उन इश्यूज के आधार पर स्कोप नहीं बता रहा। स्कोप का मतलब यहां पर यह है कि किन किन मतलब किस किस कैटेगरी में जाकर, कैटेगरी में 10 इश्यू हो सकते हैं, कैटेगरी में 1000 इश्यू हो सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी कौन कौन से हो सकती है जिसमें पीआईएल लग सकती है। तो इसके रिगार्डिंग खूब सारे प्रयास किए गए, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बार एक गाइडलाइन जारी कर दी 1988 के अंदर, और बाद में वो टाइम पे रिवाइज होती गई है। 1993 में रिवाइज हुई, 1995 में रिवाइज हुई है। तो ये एक गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, और ये आपको इजीली आपकी किसी बुक में मिल जाएगी, आपको इंटरनेट पे भी इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी है, वो मैंने यहाँ लिखी है, और ये वो मैटर्स हैं जिसके अंदर पीआईएल अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट लग सकती है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से मैटर्स है जिसमें पीआईएल लग सकती है, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उन मैटर्स की भी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर पीआईएल नहीं लग सकती है, तो उसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दी है, ठीक है। अब पहले हम इनको कवर कर लेते हैं, फिर अब आपको मैं आगे बताता हूं। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग अगर कोई इशू है तो वो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी जुडिक्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग हम चल जाएंगे, ठीक है ना। पीआईएल जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर पीआईएल ही लगाओ, आप लेटर पिटीशन भी लगा सकते हैं, यहां तक कि कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। तो पीआईएल 3 तरीके से लग सकती है, रेगुलर, लेटर पिटीशन और सुओ मोटो। रेगुलर का मतलब हो गया कि जनरली जैसे फाइल पेश होती हैं, जैसे कोई रेट जाती है या अपील जाती है, वैसे कोर्ट में जाकर, और लेटर पिटीशन
थ्रू लेटर जाती है और सुओ मोटो कोर्ट अपने आप लेती है। तो बॉन्डेड लेबर है नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है परिवार द्वारा, तो उनके रिगार्डिंग या सोसाइटी द्वारा उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी अगर उनका कोई इश्यू है, उनको शेल्टर देनी है या उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, तो वहाँ पर उनके रिगार्डिंग भी पीआईएल लगाई जा सकती है। या फिर कोई एनजीओ चला तो रहा है लेकिन वो एनजीओ ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस एनजीओ की बहुत सारी ब्रांचेज हैं लेकिन उसमें जितने बच्चे हैं उन बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो उनके रिगार्डिंग भी पीआईएल लगाई जा सकती है। ठीक है, वैसे उसके रिगार्डिंग रिट भी आ सकती है, लेकिन रिट और पीआईएल के अंदर होता यह है कि आपने कोई मैटर एज पीआईएल लेकर गए आप, तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसको एज पीआईएल ही सुने, कोर्ट हो सकता है कि उसको रिट की तरह सुन ले। और ऐसे ही जब आप कोई रिट लगा के लेके जाते हैं तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये मैटर पब्लिक नेचर का है तो उसको एज पीआईएल ट्रीट करके सुनवाई हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? लोअर कोर्ट में ऐसा नहीं होता। लोअर कोर्ट में क्या है कि आप मैटर को जिस तरह से लेकर गए हैं कोर्ट उसको वैसे ही सुनेगी, बाउंड है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में आता है। मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि कोर्ट की मर्जी है कि वो आपके रिट को एज रिट ही सुने या एज पीआईएल सुने। ठीक है ना। तीसरा है नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस हर स्टेट के अलग अलग हैं, हालांकि इसके लिए एक मिनिमम वेजेस का कोड लाने की कोशिश की जा रही है जो ऑल ओवर इंडिया काम करेगा। होता क्या है कि यूं तो हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन एक मिनिमम वेजेस कोड लाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत एक फ्लोर मिनिमम वेजेस हम तय करेंगे कि कोई भी स्टेट उससे नीचे का मिनिमम वेजेस नहीं रख सकता। अभी व्यवस्था क्या है कि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कुछ भी तय कर लेती है मिनिमम वेजेस, लेकिन वो जब कोड आ जाएगा उसके अंदर क्या है कि वो पार्लियामेंट से पास हो रखा है, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी नहीं दी है। तो जैसे राष्ट्रपति मंजूरी दे देगा तो फिर बाद में मिनिमम या फ्लोर वेजेस जो है वो तय हो जाएंगे। तो हर स्टेट फिर भी अपना मिनिमम वेजेस तय कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस फ्लोर वेजेस से कम नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम वेजेस के नॉन पेमेंट के रिगार्डिंग अगर मैटर है तो फिर वो भी पीआईएल में जा सकता है कि जितने भी नरेगा या मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है, पीआईएल का मैटर है। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स, ये इससे जुड़ा हुआ मैटर एक दूसरे की, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हैरेसमेंट इन जेल, जेल में हैरेसमेंट होता है तो पीआईएल में आप आ सकते हैं। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग एक केस भी था हुस्न नारा खातून का बिहार के अंदर, जो आपने पढ़ा होगा कई बार, अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर केस। पुलिस के पास आप जाते हैं, केस रजिस्टर नहीं करती है पुलिस, तो पीआईएल में आ सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, क्योंकि पुलिस तो ऐसे करती रहती है, तो आप क्या बार बार पीआईएल में जाओगे? तो देखो यहाँ पर जितने भी मैटर्स बताए हुए हैं जो पीआईएल के अंदर आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताया था, लेकिन इनमें से लगभग आधे मैटर या आधे से ज्यादा ऐसे मैटर्स हैं जो आज के टाइम में पीआईएल में कवर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पीआईएल जो है वो एक तरह से रिट होती है, ये बात ठीक है, और रिट में हम तभी आते हैं जब हमारे पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं होती है। अगर आपके पास कानून के अंदर अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो आप रिट में नहीं आ सकते। रिट में आप तभी आ रहे हो जब आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है। पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, वो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैटर नॉन कॉग्निजेबल केस का है तो वो क्यों करेगा, लेकिन कॉग्निजेबल है फिर भी नहीं कर रहा है, तो 166 कैपिटल 1 का आईपीसी का अपराध बनता है। लेकिन साथ ही साथ आपके पास अल्टरनेट रेमेडी भी है, वो तो बनेगा जो बनेगा, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है एज पर राजस्थान पुलिस एक्ट, आप पढ़ लेना, उसमें दिया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ आपके पास अल्टरनेट रेमेडी क्या है, आप 154 का सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में एसपी, अगर एसपी लगता है एसपी, अदरवाइज डीसीपी, उसके वहां कंप्लेंट कर सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट। ठीक है। और वहां से भी कुछ नहीं होता तो कोर्ट में आप इस्तगासा के जरिए आ सकते हैं आप। ठीक है, कोर्ट में आ जाओ, 200 में कंप्लेंट पेश कर दो आप, 200 सीआरपीसी में। तो ये मैटर आज पीआईएल में नहीं आता, लेकिन उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहां लिख के दे दिया। नेक्स्ट है एट्रोसिटीज ऑन वीमेन। महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, रेप मान लो, एसिड अटैक मान लो, या ये दहेज हत्या मान लो,
ब्राइड बर्निंग बोलते हैं हम जिसको, है ना, या सुसाइड के लिए उकसाना। लेकिन इन सब के लिए भी अब क्या है कि आईपीसी में अच्छे प्रावधान किए हुए हैं। तो आज के टाइम में एट्रोसिटीज और मिमन जो है ये पीआईएल में जल्दी से कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी दूसरे मैटर्स बचते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ में अगर हम बात करें तो अभी ट्रिपल तलाक वाले मैटर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एक तरह से, कहा है कि ट्रिपल तलाक जो है ये सही नहीं है, ट्रिपल तलाक इज नॉट ए वैलिड तलाक। तो फिर अब ऐसी कंडीशन में ये एक तरह से क्या था, ये विमन के ऊपर एट्रोसिटी ही तो थी कि आप बाय व्हाट्सएप या बाय मैसेज या कॉल पे या सामने कैसे भी आपने जो है 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक हो गया जी, है ना। तो ये गलत था, तो ये एक तरह से विमन पे एट्रोसिटी थी। तो हमारे पास आईपीसी में जितने भी लॉ हैं उसके अंदर ट्रिपल तलाक जो कवर नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर ये मैटर जो है पब्लिक नेचर का होने की वजह से पीआईएल की तरह से ट्रीट किया गया था। हैरेसमेंट या टॉर्चर ऑफ SC ST या बैकवर्ड क्लासेस का, जितने भी हमारे SC ST क्लासेस हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर उसका किसी भी तरह से हैरेसमेंट होता है या उनके ऊपर टॉर्चर होता है, चाहे वो गांव वाले करें या कोई विलेजर्स करें, कोई भी करें, तो उसके रिगार्डिंग भी आप पीआईएल में जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पर्टिकुलर एक ही SC व्यक्ति का होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं SC से बिलोंग करता हूँ और सिर्फ मेरे खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं पीआईएल में नहीं आ पाऊंगा। पूरी की पूरी SC कम्युनिटी का होना चाहिए, पूरी की पूरी ST कम्युनिटी का होना चाहिए, या वो जो पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस है उसका होना चाहिए, तभी वो पीआईएल में आएगा। क्योंकि पीआईएल के अंदर आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए नहीं आ सकते, वो प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है अफेक्ट करे, तभी आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन ये जो है, अगर मान लीजिए कि मेरे खिलाफ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, पूरी कम्युनिटी को नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो SC ST के रिगार्डिंग एक्ट बना हुआ है, SC ST का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें जाऊँगा मैं, उसमें जो भी लगता है प्रावधान वो फॉलो करूँगा, ठीक है ना। एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड एडल्ट्रेशन, डिस्टर्बेंस टू हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, इन सब के रिगार्डिंग भी पीआईएल आ सकती है, ठीक है ना। कि हेरिटेज कुछ आपकी बनी हुई है कहीं किसी जगह पर और उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है, देखो किसने नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ तो एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना। हेरिटेज को, हमारी हेरिटेज को बचाने के लिए प्रॉपर इनेक्टमेंट बना हुआ है। अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि फिल्म पद्मावत बन रही थी तो उस वक्त राजस्थान की जो शूटिंग हो रही थी तो उसके अंदर हेरिटेज प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था बाय सम पीपल, तो वहां पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन यहीं पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि वहां नुकसान नेचुरली पहुंच रहा है, या तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर हम उसको गलत तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारी हेरिटेज को नुकसान पहुंच रहा है या हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन पास किया जा सकता है अप्रोप्रिएट बॉडी को कि आप उसके रिगार्डिंग ऐसा ऐसा कुछ करिए, जो भी गाइडलाइन जारी होगी, ठीक है ना, बाय कोर्ट। तो उसके लिए हम पीआईएल में आ सकते हैं। ऐसे क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो MC मेहता ये केस भरे पड़े हैं इसके अंदर, एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेकर, चाहे वो गंगा नदी को लेकर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हमने कर ली। फूड एडल्ट्रेशन अगर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, फूड एडल्ट्रेशन अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग पीआईएल जा सकती है। और उसके अलावा क्या बच गया, बस यही है। या फिर कोई भी और मैटर जो पब्लिक इंपोर्टेंस का, कुल मिला के बात यह है कि देयर मस्ट बी पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर फॉर विच यू कैन फाइल ए पीआईएल, ठीक है। मैं जाता हूं और किसी जंगल के पेड़ को काटना स्टार्ट कर देता हूं तो नो डाउट कि वो फॉरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, या मैं किसी हिरण का शिकार कर लेता हूं तो नो डाउट मैंने वाइल्ड लाइफ को जो है नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने कुछ किया है तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि वहां पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है ना, या शिकार किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा उसके ऊपर, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए फिर बाद में अप्रोप्रिएट मेजर्स अपनाने के लिए डायरेक्शन लिए जा सकते हैं। उन व्यक्तियों के खिलाफ जो एक्यूज्ड हैं उसमें, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो अलग से होगा,
लेकिन फिलहाल उसको रोकने के जो मेजर्स अपनाने होंगे, उन मेजर्स के लिए डायरेक्शन लिए जाएंगे, वो पीआईएल में आएगा। ठीक है ना, तो दोनों में फर्क है। नेक्स्ट है पेटिशन फ्रॉम रॉयट विक्टिम्स। रॉयट विक्टिम के अगर कुछ पेटिशन वो भी इसमें कवर की गई हैं, और फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग में मुद्दे हैं तो वो पीआईएल में आ सकते हैं, लेकिन ये तब है जब फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग मैटर पब्लिक इंपोर्टेंस का होगा। तो अगर किसी एक फैमिली का ही है तो नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज अ लिस्ट विच हैज बीन एनलिस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच पीआईएल कैन बी फाइल्ड। लेकिन मैं फिर कहूंगा इसमें से आधे मैटर लगभग ऐसे हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे पास आज अल्टरनेट लॉ बना हुआ है, अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, तो वहां पर हम जाएंगे। ठीक है ना, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अल्टरनेट लॉ बना हुआ भी है लेकिन हम फिर भी पीआईएल में आ सकते हैं, जैसे कि एट्रोसिटीज ऑन वीमेन की बात की गई। तो यहां पर डिपेंड करता है कि एट्रोसिटी किस तरह की है। ठीक है ना, ओके, सो दिस वाज आवर लिस्ट इन विच पीआईएल कैन बी फाइल्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अलावा कुछ 4-5 मैटर बताए ऐसे जिसके अंदर पीआईएल नहीं लगाई जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अच्छे खासे रीजन भी दिए हैं। तो पहला इसमें बताया हुआ है लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। मकान मालिक किराएदार का मैटर है तो आप पीआईएल में नहीं आओगे, उसके लिए आपके पास दूसरा लॉ मौजूद है, आप वहां जाइए। सर्विस मैटर, सर्विस मैटर का मतलब यहाँ पर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मैटर है, आपका रिक्रूटमेंट का मैटर है, आपका ट्रांसफर का मैटर है, आपके पास वो क्या बोलते हैं प्रमोशन का अगर कोई इश्यू है आपका, तो उसके रिगार्डिंग अब डिपार्टमेंटल व्यवस्था कर दी गई है। डिपार्टमेंट के अंदर ही आप एप्लीकेशन लगाइए उसके रिगार्डिंग। अगर आप उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर उसके खिलाफ आपके पास में ट्रिब्यूनल के अंदर व्यवस्था की हुई है। जैसे कि अगर आप राजस्थान स्टेट के एम्प्लॉई हैं तो राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वहाँ पर जाइए और अपील करिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसके अंदर जाइए और वहाँ पर आप जाकर अपील करिए। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था अल्टरनेट व्यवस्था की हुई है जिसके तहत आप अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो आप पीआईएल में क्यों आओगे, आप रिट में क्यों आओगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेंशन ग्रेच्युटी मैटर। अब ये पेंशन या ग्रेच्युटी का मैटर जो होता है एक तरह से सर्विस से जुड़ा हुआ मामला होता है। ठीक है ना, क्योंकि पेंशन आपको क्यों मिलेगी, जब आप सर्विस कर रहे हो तभी मिलेगी ना। ग्रेच्युटी कब मिलेगी, सर्विस के रिगार्डिंग मिलेगी। तो पेंशन ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग भी अलग से लॉ बना हुआ है। पेंशन के रिगार्डिंग आप राजस्थान सिविल सर्विसेज जो रूल्स बने हुए हैं उनको देख सकते हैं आप। ठीक है ना, और ग्रेच्युटी से रिलेटेड ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बना हुआ है अपना। ठीक है ना, तो आपके पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, इसलिए आप पीआईएल में या रिट में नहीं आओगे। लेकिन फिर भी आप आ सकते हो, लेकिन पीआईएल में नहीं, रिट में। कब, जब वहां पर जो रेमेडी लेने के लिए आप उस ट्रिब्यूनल में गए थे या उस कोर्ट में गए थे और वहां पर जो जजमेंट आया है उस जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है और उसकी अपील का कोई प्रावधान नहीं है, देन यू कैन कम इन रिट, बट इन रिट नॉट इन पीआईएल। क्योंकि रिट में हम कब आते हैं, जब हमारे पास दूसरा अल्टरनेट रेमेडी का कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर हम फाइनल अथॉरिटी के पास पहुंच चुके हैं और उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है और फिर भी हम जो है जस्टिस लेना चाहते हैं तो हम रिट में आएंगे। ठीक है ना, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत अगर हम अप्रोप्रिएट बॉडी के सामने हमारा मैटर लगाते हैं और वहाँ पर अगर हमें हमारा राइट क्लेम जो करना चाहते हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, देन वी कैन कम अंडर रिट बट नॉट इन पीआईएल, नॉट इन पीआईएल। ओके, सो दिस वाज पेंशन ग्रेच्युटी मैटर। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट हैं, उनके खिलाफ भी अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो पीआईएल में आके नहीं करोगे। थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? अजीब सा नहीं है। कैसे नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ आप रिट में जाते हैं, पीआईएल में नहीं। लेकिन फिर भी आप पीआईएल में आ सकते हैं। कब? जब इनमें से कोई मैटर है। ठीक है ना, जैसे मैंने बात की थी एनवायरमेंट पोल्यूशन की, मैंने बात की थी हेरिटेज प्रोटेक्शन की, मैंने बात की थी पब्लिक इंपोर्टेंस की, मैंने बात की थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, मैंने बात की थी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की। तो वहां पर जो स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट लगता है वही तो उसमें वर्क करेगा ना। तो अब ऐसी कंडीशन में हम पीआईएल में आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई और मैटर है और आप स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप पीआईएल में नहीं आओगे। उसके लिए आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद होगी, आपके पास उस डिपार्टमेंट के रूल्स होंगे, उस डिपार्टमेंट के ऑर्डिनेंस होंगे जिसके तहत आप वहाँ पर अप्रोप्रिएट बॉडी को शिकायत कर सकते हैं या फिर आप रिट में भी आ सकते हैं। लेकिन पीआईएल में नहीं आओगे। पीआईएल में तभी आओगे जब वो स्टेट या सेंट्रल जो है इनमें से किसी मैटर के अंदर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, अदरवाइज तो आप पीआईएल में नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है वो है एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी जनरली होता है क्या है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशन होती है उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा आती है कि उनके अंदर एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स कवर हो रही हैं। तो आप उसको लेकर पीआईएल में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज है फॉर एग्जांपल, या कोई भी एजुकेशन कॉलेज है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जो कैटेगरी है सिर्फ उसी में दिक्कत आ रही है। पूरी की पूरी एजुकेशन लाइन के अंदर दिक्कत नहीं आ रही है। एजुकेशन लाइन में तो बहुत कुछ है, उसमें लॉ भी आता है, उसमें फाइन आर्ट भी आता है, उसमें बहुत कुछ आता है। लेकिन सिर्फ जैसे कि मैंने बात की कि मेडिकल कॉलेज है या कोई लॉ कॉलेज है, सिर्फ उसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पीआईएल में नहीं आएंगे। हम रिट में आ सकते हैं लेकिन पीआईएल में नहीं आएंगे, ठीक है ना। और दूसरा मैटर इसके अंदर कोर्ट ने जो रीज़न दिया है वो ये है कि एजुकेशन के अंदर जो एडमिशन होता है, एडमिशन का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के आधार पर अगर आप फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हम उसको एंटरटेन क्यों करेंगे। उसके अलावा एजुकेशन लाइन जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेक्निकल चीज़ें हो गई, वो कुछ एक्सपर्ट वाली बात हो गई है कि उसमें आपको अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आपका एडमिशन के लिए हमने कोई एग्ज़ाम रखा था, हमने आपके एडमिशन के लिए कोई जो है इंटरव्यू रखा था या जीडी रखा था और उसमें आप पास नहीं हो पा रहे हैं, और आपको अगर ये शिकायत भी है कि जो नंबर आपको मिले हैं उससे ज़्यादा नंबर उस व्यक्ति को मिल गए जो उतना लायक भी नहीं था, तो उसको नंबर ज़्यादा क्यों मिल गए ये बात वो एक्सपर्ट तय करेगा, कोर्ट तय नहीं कर सकती है ना, ठीक है ना। कोर्ट इज नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। वो एजुकेशन लाइन की बात आ गई। अब अगर फिर भी कोर्ट को अगर ओपिनियन चाहिए तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेगी, ठीक है ना। उसके लिए एविडेंस एक्ट आप पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन लाइन जो है वो एक अलग लाइन है, उसमें पर्टिकुलर चीज़ें क्यों टेक प्लेस करती हैं उसके लिए अलग से एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ पे तय करते हैं। तो उसके अंदर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, या एडमिशन क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा है वो आपको लगता है गलत है, तो वो लीगली गलत है अगर, तो उसके लिए आप रिट में जाइए ना, या एजुकेशन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, एजुकेशन के ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, आप उनमें जाइए। यू हैव अल्टरनेट रेमेडी आल्सो, व्हाई यू शुड कम इन पीआईएल में नहीं आओगे, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस है। और एक लास्ट है वो है अर्ली हियरिंग मैटर्स। अर्ली हियरिंग मैटर मतलब वो होता है कि कोर्ट के अंदर खूब सारे मैटर्स लगते हैं, सबकी सुनवाई डेली नहीं हो सकती और इसीलिए तारीखें लंबी लंबी पड़ती हैं, ठीक है ना। जनरली ये कहा जाता है कि कोर्ट के अंदर जाओगे तो मैटर जो है सुनवाई बहुत धीरे होती है। धीरे नहीं हो रही है, एक्चुअल में आपका मैटर आज लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज सिर्फ आपका ही मैटर लगा हुआ है, आज 100 लोगों का मैटर और लगा हुआ है, ठीक है ना। और आज के दिन 100 मैटर और नए फ्रेश मैटर पेश कर दिए जाएंगे, जो नए फाइलें लगेंगी कोर्ट के अंदर, उनको फिर अगले दिन सुना जाएगा। तो 100 के 100 मैटर एक जज एक दिन में सुन सकता है, ना भी सुन पाए, डिपेंड करता है वर्कलोड के ऊपर। और यही वजह है कि तारीख लंबी पड़ती है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कितनी पड़ सकती है। अब आप ये सोच सकते हो कि कुछ मैटर्स के अंदर तारीख जो है 4 दिन की लगती है और कुछ मैटर्स जो है अगले दिन सुने जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? वो डिपेंड करता है कि वो मैटर कितना ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है ना। तो कई फैक्टर्स काम करते हैं जिसके आधार पर तारीखें लंबी या छोटी पड़ती हैं, ठीक है ना। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें कि कोर्ट में जो है तारीखें लंबी पड़ती हैं, कोर्ट जो है एकदम मनमाने तरीके से काम करता है। मनमाने तरीके से काम नहीं करता कोर्ट रीजनेबल तरीके से काम करता है, ठीक है ना। अब अर्ली हियरिंग क्या चीज़ है? मैटर खूब तारीख से लंबे 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 जो है पेंडिंग पड़े हैं और सुनवाई या तो ढंग से हो नहीं पा रही है या सुनवाई हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी सिर्फ तारीख पड़ी जा रही है। तो क्या ये रीजनेबल है क्या? पहली बात तो ये, जैसे कि अब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम के अंदर क्या है कि मान लीजिए किसी की तारीख आज है, तो आज अगर तारीख किसी की पड़ी हुई है तो उसको सुनवाई नहीं हो पाएगी तब तक जब तक कि वो अर्जेंट मैटर ना हो जाए। और अर्जेंट मैटर मतलब नॉट एज पर पार्टी, नॉट एज पर एडवोकेट, बट आल्सो एज पर कोर्ट को भी लगे ना कि मैटर अर्जेंट है, क्योंकि कोरोना में हम एडवोकेट्स पार्टीज किसी को भी कोर्ट में बुलाने से रोकेंगे। हम ये देख रहे हैं कि अर्जेंट मैटर है तो सुनवाई करें, अदरवाइज इसमें तारीख डालो। क्यों? क्योंकि अब पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रीजनेबल ये एक ग्राउंड हुआ कि इसमें तारीख आगे की दी जाए। लेकिन कई बार ऐसा कोई रीज़न नहीं होता, कोई कोरोना नहीं चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी तारीख जो है पड़ गई। क्यों पड़ गई? हो सकता है कि आज के दिन जज के सामने 500 मैटर लगे थे और पूरे के पूरे दिन जज ने सुनवाई की तो 200 मैटर ही सुन पाए।
हो गया। कई बार क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स लंबे चलते हैं, कई बार विटनेस का बयान लेने होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 500 के 500 मीटर की सुनवाई हो पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में जो 200 मीटर की सुनवाई हो गई, बाकी 300 मीटर बच के उसमें तारीख दे देंगे। और अगर उनकी तारीख अगर कल ही दी तो फिर बाकी लोगों की सुनवाई कब होगी, ठीक है ना। तो रोजाना डेली एक मैटर सुना नहीं जाता है, उससे फिर बर्डन ज्यादा हो जाता है, इसलिए तारीख जो है लंबी दी जाती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई मैटर की सुनवाई हो ही नहीं पाती है, हो जाता है कई बार। तो अब क्या किया जाए, तो उनकी सुनवाई जल्दी करवानी पड़ेगी आपको, उसको हम बोलते हैं अर्ली हियरिंग, जल्दी सुनवाई हो। तो उसके लिए अर्ली हियरिंग की एक एप्लीकेशन लगती है उसी कोर्ट में जहां पर आपका मैटर चल रहा है। और कई बार ये होता है कि मैटर लिस्ट ही नहीं हो पाता, लिस्ट के अंदर, लिस्ट में नहीं आता है, तो उसके लिए अर्ली लिस्टिंग की एक एप्लीकेशन लगती है। अर्ली लिस्टिंग अलग चीज हो गई, अर्ली हियरिंग अलग चीज हो गई। तो अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगती है कि भाई लिस्ट तो हो, लिस्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि तारीख पड़ गई 6 जुलाई और आपको लगता है कि 6 जुलाई तो लेट हो जाएगा, इसको 4 जुलाई को ही लगवाना है, तो अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन, यहाँ पे अर्ली लिस्ट होगा। और अर्ली हियरिंग की सुनवाई जल्दी हो, भाई इस पर तारीख बहुत लंबी जा रही है और कई तारीखें हो गई और कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। लिस्ट होता है हर बार लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है, नंबर पे नहीं आता है या फिर अननेसेसरी इस पर डिले हो रहा है, तो फिर वहां पर अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई जाती है। और ये दोनों एप्लीकेशन लगती है सेम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। जैसे हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट में चलो ठीक है, एक सेंट्रल क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल फाइलिंग सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर आप सारी फाइलें वहीं पेश करते हैं। अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगती है तो वो रजिस्ट्रार के यहाँ लगती है, अर्ली हियरिंग की लगती है तो वो कोर्ट में लगती है। तो वो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन एक बना हुआ है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग है। तो जितने मैटर्स अर्ली हियरिंग के लिए आप लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि खूब सारे मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिवोर्स के मैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत सारे डिवोर्स के मैटर्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, सुनवाई हो ही नहीं रही है उनकी। तो अब आप ये चाहते हो कि भाई पब्लिक के खूब सारे मैटर पेंडिंग पड़े हैं जो डिवोर्स के हैं, तो क्यों ना इन सब की सुनवाई जल्दी हो, और वो कोर्ट कुछ कर नहीं रही तो हम PIL में आ जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पे कोर्ट की व्यवस्था है, कोर्ट के ऊपर पहले से बर्डन है। आप यहां से अगर डायरेक्शन ले भी लेते हो कि अर्ली हियरिंग की जाए, तो उससे वो जो कोर्ट है वो 100% बाउंड नहीं होता, और 100% बाउंड किया भी नहीं जाता। यहाँ PIL में नहीं आओगे आप, हो सकता है कि आप रिट में आ जाओ, हो सकता है कि आप 482 में आ जाओ CRPC में, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है बाउंड नहीं करता है। करता भी है तो रेयर टू रेयर मामलों में करता है, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई अब तो ये वास्तव में मतलब पानी सिर से ऊपर निकल गया है और इसमें जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। अदरवाइज कोर्ट क्या करते हैं, और आजकल जो ट्रेंड देखने में मिल रहा है वो ये है कि कोर्ट ये कह देता है कि लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो भी है वो जल्द से जल्द सुनवाई करे और कोशिश करे कि वो 6 महीने में ही सुनवाई कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। तो फिर बाद में वो वहाँ पे उसका मैटर को जल्दी देने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब रिट में होता है, PIL में नहीं आएगा, PIL में नहीं आएगा। अर्ली हियरिंग मैटर्स आर नॉट कवर्ड इन PIL, क्योंकि ये जितने भी मैटर्स हैं ये सबके सब उतने ही लोगों के हैं जिनके केस वहां कोर्ट में आए हुए हैं। तो पब्लिक के एक पोर्शन को वो अफेक्ट कर रहे हैं, पूरी पब्लिक को नहीं कर रहे हैं। और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जहां पर पूरी की पूरी सोसाइटी को, पब्लिक को एट लार्ज अफेक्ट करना चाहिए या कर सकते हों। सिर्फ उसके एक हिस्से को कर रहे हैं तो PIL में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, जिसके अंदर यह था कि मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ ही केस किया गया था कि एक अलग से बेंच एस्टैब्लिश की जाए और इस तरह की कैटेगरी के जो मैटर्स हैं जो बताए गए थे उनकी सुनवाई के लिए उसमें लगाए जाएं। अब वहाँ पर जो पार्टी बनाई गई थी वो पार्टी बनाया था रजिस्ट्रार को, क्योंकि कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार बनेगा। लेकिन जो डायरेक्शन मांगे गए हैं वो डायरेक्शन फुलफिल करेगा चीफ जज, क्योंकि रोस्टर प्रणाली चीफ जज तय करता है। अगर मैं किसी हाईकोर्ट का चीफ जज हूं तो कौन सा जज कौन से मैटर सुनेगा ये मैं तय करूंगा, ठीक है ना। बेंच एक्स्ट्रा में कोई एस्टैब्लिश करनी है या नहीं करनी है और वो मैं तय करूंगा, ठीक है ना। तो ये सब आर्टिकल 225 के तहत चीफ जज को पावर मिलती है, तो वहां पर वो तय करता है। और पार्टी इसको बनाया रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि मैटर तो पहले से जल्दी सुन रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि मैं अप्रोप्रिएट पार्टी नहीं हूं, डायरेक्शन के नाम होंगे वो चीफ जज के नाम होंगे, और चीफ जज को आप डायरेक्शन दे नहीं सकते,
जब तक कि उसको आप पार्टी ना बना लो। तो ये किसी भी तरह से पीआईएल में कवर नहीं होता है, और अर्ली हियरिंग के मैटर्स पीआईएल में कवर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई मैटर बहुत पेंडिंग पड़ा है तो उसकी जल्द सुनवाई के लिए कोई पीआईएल नहीं लगेगी। रेयर टू रेयर मामलों में रिट आप इसके लिए लगा सकते हो, लेकिन फिर भी कोर्ट उसको जल्दी से अलाउ नहीं करता है। रीज़न वही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, ठीक है। सो ये जो है हमने कवर कर लिया है इसके अंदर स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पीआईएल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में अंदर अंतर। देखो साफ बात है, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक, 3 वर्ड्स को हमने कवर किया था। तीनों में अगर अंतर आपको पता है तो आप ये टॉपिक सुन सकते हैं। अगर आपको वो तीनों में अंतर नहीं पता है तो वापस पहले उस लेक्चर को सुनना, उसके बाद में यहाँ पे आना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने उस लेक्चर को देखा है, सुना है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिटिगेशन और पब्लिक लिटिगेशन में अंतर क्या होता है। तो पब्लिक लिटिगेशन के अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो पब्लिक एट लार्ज से जुड़ा हुआ होता है। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो लिमिटेड पार्टीज का ही इंटरेस्ट होता है, पब्लिक से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपके खिलाफ केस किया तो हम दोनों का ही उसमें इंटरेस्ट होगा, या मैंने 100 लोगों के खिलाफ किया तो सिर्फ उन 100 का और मेरा ही इंटरेस्ट है, बाकी किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर संख्या जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है, कितनी ज़्यादा होती है कितनी कम होती है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी भी होगी वो सर्टेन होंगी, अनसर्टेन नहीं होगी। पब्लिक में अनसर्टेन होती है। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति केस लेके आएगा जिसका इंटरेस्ट है, पब्लिक में कोई भी आ सकता है। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर अगर वो व्यक्ति जिसका केस है वो नहीं आता है और किसी और के थ्रू केस लगवाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट लगा सकता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आ सकता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर क्या होता है कि वो पावर लेके आ रहा है, लेकिन पब्लिक में पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पब्लिक में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम पब्लिक की तरफ से केस लेके आए हैं क्या, आप आ जाइए लगा दीजिए, पूछने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप केस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर भी लोगे, लेकिन पब्लिक लिटिगेशन के अंदर ऐसा हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन बहुत ही रेयर मामलों में नहीं होता है। अगर मैं पीआई लगाता हूं और लेटर ऑन मैं अपने आप को केस से विड्रॉ करता हूं, केस विड्रॉ नहीं किया, अपने आप को केस से विड्रॉ कर रहा हूं कि मेरे को अब ये केस नहीं लड़ना, तो कोर्ट आपको तो हटा देगी लेकिन आपकी जगह किसी भी दूसरे व्यक्ति को या फिर चाहे तो बार में से भी किसी एडवोकेट को उस तरफ से खड़ा कर सकती है और कह सकती है कि आप इस केस को आगे बढ़ाइए क्योंकि दिस इज पब्लिक इंपोर्टेंट मैटर, पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पब्लिक लिटिगेशन के अंदर फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन टेक्निकलिटी के आधार पर हम उसको जो है उसको हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि कहीं कोई साइन नहीं हुआ या कोई वर्ड की एरर हुई या पेजिनेशन की एरर है, तो ये सब छोटे मोटे एरर हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और उसके बाद में सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चीज़ को टेक्निकल ग्राउंड पर हम चेक करके ही उसकी सुनवाई करते हैं। अगर वो सब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो कोर्ट में रिटर्न द प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 10, और अगर कुछ रीजंस ऐसे हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 में कवर होते हैं तो प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें उसके अलावा और अंतर क्या हो सकते हैं, तो अंतर ये हो सकते हैं कि कोर्ट फीस। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर क्या होता है कि कोर्ट फीस 2 तरह से रन करती है। एक तो फिक्स अमाउंट होता है, जैसे कि फैमिली मैटर्स हैं तो उसके अंदर पहले 20 रुपये या 50 रुपये कर दिए हैं कि 50 रुपये मिनिमम फिक्स हैं, उसके ऊपर ही आपको जो है फैमिली मैटर जैसे डिवोर्स का है या कुछ भी है तो वो आप ला सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिटिगेशन के अंदर उसके अंदर सिर्फ फिक्स अमाउंट ही होता है, जैसे कि 50 रुपये है तो 50 रुपये अमाउंट ही होगा। लेकिन प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपका प्लेंट का जो आप अमाउंट आपने उठाया है इशू के अंदर वो कितना है। अगर आपने 2 लाख रुपए कंपनसेशन मांगे तो 2 लाख रुपए के अकॉर्डिंग जो कोर्ट फीस बनती है आपको वो देनी पड़ेगी, अब वो चाहे 1000 रुपये हो, 200 हो या कितनी भी हो, ठीक है ना। लेकिन पीआईएल में ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती है। पीआईएल में अमाउंट फिक्स होता है कि आपको बस इतना ही देना है, जो 50 रुपये है बस वही देना है और आगे नहीं देना, ठीक है। तो ये कुछ अंतर हैं जो कि पब्लिक लिटिगेशन और प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर हम पाते हैं। एक अंतर और है जो ये है कि प्राइवेट लिटिगेशन
लोएस्ट ग्रेड जो होती है कोर्ट की उसमें लगाया जाता है। ये आपने सीपीसी में पढ़ लिया होगा। सीपीसी में हम ये बात देख लेते हैं कि जो भी प्लेंट लगाया जाएगा वो लोएस्ट ग्रेड जो कोर्ट लगती है, सबसे नीचे की कोर्ट, अकॉर्डिंग टू जुरिडिक्शन, उसमें लगाया जाएगा। लेकिन पीआईएल वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगती है 32 और 226 में। ओके, सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे इन विच वी कवर्ड डिफरेंस बिटवीन पीआईएल एंड प्राइवेट लिटिगेशन। वी कवर्ड स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पीआईएल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे, फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.